नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और हम खत्म ही करने वाले हैं इसको, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इससे आते हैं यूपी से। जैसे एक क्वेश्चन आपको याद होगा, पूछा गया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी बनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप बोर नहीं होंगे, चिंता मत करिए, मैं आपको सब समझाऊंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको वहाँ पे इसकी जो PDF है, वो नोट्स है, वो दे सकें। आप चाहे तो लिख सकते हैं साथ में, नहीं चाहे तो इसको ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम हर्षवर्धन के बात करें तो ये समय पीरियड हमें याद रखना होगा, क्योंकि समय पीरियड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री कभी भी पढ़ रहे हैं, अगर समय पीरियड इंपॉर्टेंट रखेंगे, जानेंगे, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर हम समय की बात करें तो 606 से 647 के करीब जो समय था, वो आपका माना जाता है कि हर्षवर्धन काल का समय था। अब आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी, हमने पिछली वीडियो तक, चलो गुप्ता काल की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और जो हम इतिहास पढ़ रहे थे तो हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, हम उसमें पढ़ रहे थे ईसा पूर्व। लेकिन अब लिखा जाएगा आपका ईसवी। ईसा पूर्व, ईसवी का पता है ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा पूर्व की बात करेंगे, अब ईसा पूर्व की बात नहीं करेंगे, अब ईसवी की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये डेट का ध्यान रखना। जो मौर्य एम्पायर पढ़ा था हमने, वो 500 ईसा पूर्व पढ़ा था, ध्यान है ना। चलो अब आगे हम बात करते हैं। और दोस्तों, हर्षवर्धन का जो ये सारे स्रोत हैं, वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो जानकारी है, क्योंकि हर्ष के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है और इससे क्वेश्चंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो हर्षकालीन जो नाटक थे और जो उनकी रचना थी, क्योंकि हर्षवर्धन जो राजा थे वो खुद भी लिखना पसंद करते थे, उनके भी कई नाटक हैं, उनकी भी कई रचना है जो है। लेकिन हम इसमें मेन बात करें तो जो हर्षवर्धन ने उनके खुद के जो रचनाएं लिखी, उससे हमें पता चलता है। और क्या पता चलता है, इसके अलावा हमें जो नाटक हैं कुछ थे हर्ष के समय के, वो भी हमें पता चलता है। तो ये तो स्रोत की बात हो गई। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें से कुछ स्रोत हम जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपको ध्यान रहे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो नागनंद, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागनंद का संबंध किस राज्य से है या फिर किस किंग से है, किस राजा से है, तो आप वो बता सकें। इसके अलावा रत्नावली तो आपको याद होगा, क्योंकि रत्नावली तो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में तो पता ही होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए है प्रियदर्शिका, ये भी हर्ष के स्रोतों में से एक है। और अच्छा, इनकी लैंग्वेज अगर पूछी जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हर तरीके से बन सकता है, तो मैं आपको हर तरीके से कवर कराते चलूँगा और जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिए, फालतू में कराने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे इन लैंग्वेज की हम बात करें तो ये लैंग्वेज हिंदी में नहीं है, ठीक है, ये लैंग्वेज है आपकी संस्कृत में। तो जितनी भी ये जो मैंने 3 बताए और अधिकतर जो भी रचनाएँ हैं, वो आपको अधिकतर संस्कृत में ही मिलेंगी। आपको पता होगा कि हर्ष की जब हम बात करते हैं तो इस समय एक बहुत बड़े दरबारी हुए, जिनका हमें इतिहास में पूछ लिया जाता है, तो उनको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इस समय जो दरबारी थे, वो थे बाणभट्ट जी। बाणभट्ट के बारे में भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी भी हमें मिलती है हर्षचरित से, ठीक है, जो कि हर्ष द्वारा रचित था, हर्षचरित। और इसके अलावा कादम्बरी, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, कादम्बरी, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछे जाएं तो आप इसमें गलत मत करना। अभी हम आगे बढ़ें और जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखें। इनके दरबार में एक, आपको पता है कि विदेशी एक आए थे, ठीक है, हम पिछले अभी वीडियो में पढ़ के आए थे, तो हमने फाहान का जिक्र किया था, जो कि एक चीनी यात्री था। अब वो किसके शासनकाल में आया था, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपके बनते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगर मैं बात करूं इनके दरबार में आने वाला कौन सा दरबार, मतलब विदेशी था जो आया था, और वो इतना प्रभावित हुआ हर्षवर्धन से और यहाँ के संस्कृति से कि उसने अपना बहुत सारा जीवन यहाँ पर बिताया। वैसे उसको मारने की भी कोशिश हुई, लेकिन उसने काफ़ी समय अपना यहाँ पर बिताया। तो हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड लगता हो, अगर पढ़ रखा हो, तो उसे याद होगा, ये है हेनसोंग। और ये वाला क्वेश्चन तो साथियों बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हेनसोंग के बारे में तो इतना ज़्यादा पूछा गया है कि पूछ मत। और अगर पेपर आसान बनाने की कोशिश
कोशिश होगी तो ये आपको यहीं ख़त्म कर देगा। हाँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी तो आपको याद होगा, लेकिन अगर इसको डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, तो आपसे वो ऑप्शन में हेनसांग देगा ही नहीं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो इनका जो नाम था वो नाम, क्योंकि चीनी यात्री था, ठीक है, तो इनका नाम जो था वो था युवान चांग। ठीक है, चाइनीज़ नाम युवान चांग था, ये ध्यान रखना। और किस समय आए थे तो ये भी याद रख लो, इनका जो आने का समय था वो 629 से 645 के समय ये भारत में रहे। मैंने आपको बताया कि काफ़ी समय इन्होंने भारत में बताया और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हर्षवर्धन के बारे में लिखा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि इनका मुख्य कारण क्या था यहाँ आने का, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही इन्होंने यहाँ पर रहने का निर्णय लिया और यहाँ पे इन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा समय यही इन्होंने निकाला। या बेसिकली कह सकते हो कि उस समय बौद्ध धर्म जो था वो तेज़ी से फैल रहा था और इनको बौद्ध धर्म के बारे में जानना था, तो इस कारण इन्होंने यहाँ पर भारत में शरण ली। ठीक है, अभी हम अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें हेनसांग था, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा कहाँ पे ली, तो नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया। और अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानना है तो हमारा एक और चैनल है स्टैटिट्यूड भारत करके, आप उस पर जाइए, हम इसी तरीके के हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ, करंट अफेयर्स, और आप इसी में ही जाके देख भी सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक बार इस पे देखिएगा जाके, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने बताया है। तो मैं लिख देता हूँ स्टैटिट्यूड, जैसे यूपी है, स्टैटिट्यूड भारत आपका चैनल है, इस पे जाइए, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स डेली मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं नोट्स से हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो कोई समझेगा कि नोट्स का पार्ट है, ये नोट्स का पार्ट्स नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की, शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अगर हम आगे और देखें तो इसमें हमें क्या जानने को मिलता है कि इनको एक और नाम कहा जाता है, इनका अन्य नाम एक लिख लो आप, हेनसांग का मैं बात कर रहा हूँ। और अभी हम हर्षवर्धन की भी बात करेंगे जो इनके अन्य नाम है, लेकिन मैं यहाँ पे हेनसांग का लिखवा देता हूँ। तो हेनसांग का जो अलग नाम है, क्योंकि इन्हें यात्रा करना बहुत पसंद था, जो ये हेनसांग था इसको यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसको यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, तो आप उसको टिक लगा देना हेनसांग, या फिर आपको ऑप्शन की जगह युवान चांग भी वो दे सकता है। तो बहुत सारी किताबों में आपको ये जानकारी नहीं मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आप कहते हो कि यार पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है कभी भी, कोई भी, देखो आयोग को भी पता है कि उसको फंसना नहीं है, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते आउट ऑफ, लेकिन सो कॉल्ड आपकी जो लिखी हुई किताबें हैं जिन पे आपको अंधा विश्वास होता है, आप उनको पढ़ते हो फिर वो बाहर से आता है। चलो, अगर हम एक चीज़ बात करें तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो आपको पता है क्या थी, वो थी कन्नौज। ठीक है, अब कन्नौज तो थी, लेकिन कन्नौज से पहले इनकी राजधानी कन्नौज नहीं थी, कन्नौज से पहले इनकी और राजधानी थी। तो पहले की राजधानी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कन्नौज से पहले थानेश्वर राजधानी इनकी थी। तो हर्षवर्धन ने ही क्या करा कि थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज लेके आए। अब कन्नौज क्यों लेके आए, देखो उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। कन्नौज उस समय का काफ़ी एक कहते हैं ना प्रसिद्ध, या प्रसिद्ध नहीं, सॉरी प्रसिद्ध कहना तो ठीक नहीं होगा, प्रसिद्ध और समृद्ध में बहुत अंतर होता है। तो फेमस तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन समृद्ध था। कन्नौज यूपी का उस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर था और काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था यहाँ पर, क्योंकि कन्नौज की स्थिति आप देखें तो आपको मैं गूगल अर्थ पे लेके चलता हूँ और गूगल अर्थ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कन्नौज है क्या और कन्नौज की लोकेशन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी उस समय। बहुत सारे युद्ध भी कन्नौज के उस समय हुए थे कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज की एक तो भूमि जो है वो फर्टाइल बहुत ज़्यादा है, कभी अन्न की कमी वहाँ पर होती नहीं है, और जो नदियाँ हैं वो भी वहाँ से जाती रहती हैं। तो मैं एक बार आपको कन्नौज लेके चलता हूँ यूपी में। तो यहाँ हम आएंगे कन्नौज में, देखो ठीक है। अच्छा, कन्नौज की ओडीओपी क्या है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, कन्नौज है, देखो एक तो पहली बात अगर आप देखें तो कन्नौज की जो स्थिति है वो कनेक्ट कर रही है, मतलब अगर आप देखोगे इंडिया को और जो साउथ इंडिया है उससे कनेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। दूसरा, कन्नौज हमेशा से ही लोगों की पसंद इसलिए लहरा जाओगी क्योंकि समृद्ध था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कन्नौज की जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ से आपको पता है कि जो माँ गंगा है वो भी निकलती हैं यहाँ से, तो भूमि भी फर्टाइल है, इसलिए कन्नौज हमेशा से ही बहुत से लोगों की पसंद रहा, और इसके कारण कई सारे युद्ध भी हुए। जब हम युद्ध की बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे। चलो अब अभी अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हमें एक चीज़ और मिलती है कि यहाँ से हमें इनके समय का एक प्रशस्ति प्राप्त हुई। अब प्रशस्ति क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जब मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति पढ़ाया था, किसमें, गुप्ता काल में, जो सारनाथ है उसके बारे में बताया था, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो एक प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई और उस प्रशस्ति का नाम है ऐहोल प्रशस्ति। इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सामने क्वेश्चन बनता है कि ऐहोल प्रशस्ति का किससे संबंध है, तो आप याद रखना हर्षवर्धन से है।
ठीक है। अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो देखें कि इसमें स्थिति क्या है। पहले आप स्थिति जान लीजिए कि ये अहल प्रशस्ति है कहाँ पर। तो स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये आपके कन्नौज में नहीं है। अगर आप हर्षवर्धन पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि कन्नौज में है। इसकी स्थिति है कर्नाटक। तो जो कर्नाटक में इसकी प्रशस्ति थी। और अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें कुछ ना कुछ तो जिक्र तो होगा ना किसी चीज़ का। तो जिक्र किस चीज़ का है, तो इसमें एक युद्ध का जिक्र है और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, युद्ध का जिक्र। ठीक है, युद्ध का जिक्र है। और इसमें किस किस के बीच में, हर्ष वर्सेस पुलकेशित, आप ऐसे समझ लेना। आप नोट जब बनाओगे तो उसमें लिख लेना वैसे। और इनके बीच जो युद्ध हुआ है उसके बारे में दर्शाया गया है। लिख देता हूँ यहाँ पे इनके बीच के युद्ध को। तो इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, अहल प्रशस्ति। और अगर इसमें एक चीज़ और आप याद रखना, इसमें जो भाषा है वो भाषा कौन सी है। तो मैंने बताया कि हम इसमें संस्कृत की ही बात कर रहे हैं। संस्कृत में ही आपको सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। जब हर्षवर्धन का समय था तो इसकी जो भाषा थी वो भी संस्कृत ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, आप याद रखना, छूटे ना कुछ भी। अगर हम वंश की बात करें हर्षवर्धन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पर ही रहे। तो हर्ष का अगर हम वंश की बात करें तो इनका वंश आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। और जो वंश था वो था पुष्यभूति वंश। ठीक है, कौन सा था, पुष्यभूति वंश। तो मैंने बताया ना इनकी राजधानी थानेश्वरी थी, लेकिन हर्षवर्धन ने बाद में इसको ट्रांसफ़र किया अपना कन्नौज में। और मैंने इसमें नीचे लिख दिया है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम पुष्यभूति वंश की, वैसे तो इतना नहीं पूछेगा, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए इसको रहने दो क्योंकि यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपसे ही पूछ सकता है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था या इसका प्रसिद्ध शासक कौन था। तो एक मैं आपको बता दूं, इसी में ही एक बार अगर प्रभाकर वर्धन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो थे वो इस वंश के सबसे फेमस शासक रहे थे। दोस्तों जब हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो एक महाधर्म सम्मेलन की बात होती है हर्षवर्धन की। और इसी के कारण ही, महाधर्म सम्मेलन के कारण ही हर्षवर्धन को मतलब इतिहास का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अकबर ने भी एक अपना धर्म बनाया था जिसमें वो सारे धर्मों को बुलाता था और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी उनको डिबेट करके वो उनको चुनते थे। और ऐसा कोशिश करी कि एक धर्म बनाया जा सके जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हों हर धर्म की। मान लो हिंदू धर्म में कोई अच्छी चीज़ है, मुस्लिम धर्म में अच्छी चीज़ है, तो जो भी अच्छी चीज़ होती थी, क्रिश्चियन धर्म में कोई चीज़ है, तो उनको अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके एक ऐसा धर्म बनाया जा सके, ऐसा कोशिश की थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई धर्म तो नहीं बनाया। लेकिन हर्षवर्धन जो थे उनका एक मतलब ये था कि वो एक सम्मेलन करते थे जिसमें सारे धर्म के लोग आते थे, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, है ना। तो सारे धर्म मिलके वहाँ पे जो भी एक बैठक होता था, सम्मेलन होता था, उसमें होता था। अगर हम इसके स्थान की बात करें, और ये एक क्वेश्चन अभी यूपी SSSC ने जल्दी में पूछा भी था कि कहाँ पर होता था। उसने ऑप्शन दिए थे कन्नौज, इलाहाबाद और अयोध्या करके कुछ ऑप्शन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्रयागराज में नहीं होता था, कन्नौज में होता था, क्योंकि राजधानी जो थी वो आपको मैंने बताया था कन्नौज ही थी हर्षवर्धन की। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके बनते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है आपको। अगर हम इसकी बात करें तो इसका अध्यक्ष जो हेनसांग रहे काफ़ी समय तक, और इसमें बेसिकली बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार होता था। क्योंकि हर्षवर्धन का अगर मैं धर्म की बात करूं तो हर्षवर्धन का धर्म जो था वो शैन धर्म था। ठीक है, हर्ष का धर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो शैन था, जिसे हम उत्तरवर्ती कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का ही वो था। क्योंकि जब हम कन्नौज की बात करते हैं तो याद रखिएगा कन्नौज का एक और नाम है, उसका नाम है महोदय श्री, इसी समय कहते थे। और अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले कि हाँ पूछ क्या ले, बल्कि ये तो आया भी है यूपी SSSC में, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है जिसमें लिखा है, ये मतलब PYQ के लिए वो बुक है, तो उसमें लिखा गया है कि महोदय श्री उनमें से किस शहर को कहते हैं, तो कन्नौज है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कन्नौज को महोदय श्री कहते हैं। अगर इसमें और कुछ तो है नहीं, वैसे एक महामोक्ष परिषद भी होती थी इनके समय में जिसका स्थान प्रयागराज था। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि इनकेस आपसे दूसरा पूछ ले तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए, उसका नाम है महामोक्ष परिषद। अच्छा, ये जो परिषद है ना, इसमें मेन काम क्या होता था, इसमें मेन काम होता था कि जो प्रत्येक वर्ष, पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता कब था, प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी। और हर्ष द्वारा जो अन्य, मतलब हर्ष को आपको पता है कि उनको ऐसे कहा सकता था कि बहुत ज़्यादा दानी थे, वो दान करने में विश्वास रखते थे, सब कुछ अपना दान कर देते थे। तो हर्ष जो थे वो सैन्य खर्च जो होते थे, ठीक है, जो जितना भी सैन्य खर्च होता था उसको छोड़कर वो सब कुछ यहाँ पर दान कर देते थे। हर्ष द्वारा दान दिया जाता था, दान
देना, परंतु एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, वो सैन्य जो होता था खर्चा उसको नहीं देते थे सैन्य, क्योंकि राज्य की रक्षा भी तो करनी थी ना, सैन्य खर्चा छोड़कर, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो महामोक्ष, और इसका स्थान क्या था? इसका स्थान था आपका कन्नौज नहीं था, ये प्रयागराज था। अगर क्वेश्चन में पूछ रहे तो याद रखना कि महामोक्ष परिषद का संबंध किससे है, और अगर आपसे पूछता रहता है किस स्थान पर होती थी तो प्रयागराज में होती थी। अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के अन्य नाम मैंने जैसे कि बताया, याद रखना वे अंतिम हिंदू सम्राट थे, ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन जो थे वो अंतिम हिंदू सम्राट थे, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के थोड़े आपको देखने को मिलेंगे, और इसके बाद मुस्लिम जो भी शासक थे उनका भी यहाँ पर इंडिया में आना शुरू हुआ, और प्राचीन काल का अकबर भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखना, प्राचीन काल का अकबर भी इनको कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोशिश करिए मैंने जितना भी हो सकता है शॉर्ट में बता सकूं। इनकेस कुछ रह रहा है तो कमेंट कर देना। और इनको कर्ण भी कहा जाता था, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया, कर्ण भी कहा जाता था, प्राचीन काल का कर्ण भी कहा जाता था और शिलादित्य भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दानी थे और हर्ष के पास ऐसा कहते हैं जो भी आता था अगर कभी किसी को दिक्कत होती थी तो मदद करते थे। हर्षवर्धन के बारे में इतना ही है, एक बार रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट जो भी है। इसके नोट्स में PDF आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम से वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।